गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। जो क्वेश्चन रहते थे आज हम वो करेंगे। तो हम क्वेश्चन पे आए थे कि आरएच फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज़ द ब्लड फैक्टर और ग्रुप फैक्टर। जो ग्रुप होता है हमारा आरएच फैक्टर में वो क्या होता है। ब्लड ग्रुप आरएच फैक्टर इज़ अनदर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि अनदर एक ब्लड ग्रुप की तरह है, एक फैक्टर होता है जो कि होता है आरएच फैक्टर। नॉर्मली हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो बॉडी के पास ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, ए बी और ओ। लेकिन जब इन पर पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज लगता है इसका मतलब वो क्या है, आरएच फैक्टर। हम टेस्ट करवा चुके हैं, रेशियस फैक्टर है। इट इंडिकेट और गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव। मेनली ये क्या करते हैं, हमें हमारे ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव और नेगेटिव होने के बारे में बताते हैं। इट वॉज फर्स्ट सीन इन रेशियस मंकी इन 1950, सो इट कॉल्ड रेशियस फैक्टर। सबसे पहले जो फैक्टर देखा गया था वो हमारा किसके अंदर देखा गया था, एक मंकी के अंदर देखा गया था, रेशियस मंकी के अंदर देखा गया था, और उसी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया, रेशियस फैक्टर, यानी कि आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर डिवाइड होता है 8 ग्रुप्स के अंदर, यानी कि 4 टाइप्स क्या क्या होते हैं हमारे पास, ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और उनके ऊपर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगा दिया जाए तो वो कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। द ब्लड ट्रांसफ्यूजन विदाउट आर एच फैक्टर टेस्ट ऑन रिएक्शन एंड कैन नॉट बी रिएक्शन। अगर बिना किसी आर एच फैक्टर के, यानी कि अगर हमें बस ये पता है कि जिसके पास हमें ब्लड डोनेट करना है उसका ए है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मे भी चांस हो सकते हैं, रिएक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि अगर हम पहली बार किसी को ब्लड डोनेट करते हैं बिना किसी आर एच फैक्टर के टेस्ट करवाने के, तो एक बार तो शायद रिएक्शन ना हो, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम वही ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हमें करवाना पड़ेगा तो सीवियर रिएक्शन हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है, जो पहली बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं तो पहली बार में ही हमें क्या सारे जो लैब इन्वेस्टिगेशन है आर एच फैक्टर से रिलेटेड वो करवानी चाहिए। बिकॉज चांसेस क्या हो जाते हैं, रिएक्शन हो भी सकती है और नहीं भी। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, रिएक्शन होती है लेकिन कई बार पहले नहीं होती, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम वही प्रोसेस हमें देखने को मिलती है तो रिएक्शन सीवियर हो सकती है। द ग्रुप आर एच फैक्टर सम टाइम डेंजरस फॉर इन अ सेम सिचुएशन स्पेशली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। कई बार क्या होता है, फर्स्ट टाइम अगर हम ये लेके चले कि पहली बार शायद नहीं होगी रिएक्शन, तो करके देख लेते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं, तो कुछ ऐसे सिचुएशंस होती हैं जिसमें सीवियर क्या हो सकती है, रिएक्शन हो सकती है पहली बार में ही। इफ़ मदर्स ब्लड ग्रुप आज, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि माँ है, माँ का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव के अंदर, यानी कि वो चाहे ए हो, बी हो, ओ हो, नेगेटिव हो, और फादर का क्या हो, पॉजिटिव होता है, तो ये डेंजरस हो सकता है माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, अच्छा नहीं होगा, यानी कि वो डेड हो जाएगा, चांसेस ही नहीं है कि वो फुल टर्म तक पहुँचे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वो डिपेंड करता है कि जो बच्चा है वो किससे अपना ग्रुप ब्लड ग्रुप ले रहा है, माँ से ले रहा है या बच्चे से ले रहा है। अगर माँ का नेगेटिव है और फादर का क्या है, पॉजिटिव है, अगर बच्चे का भी नेगेटिव होगा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि माँ का क्या है, नेगेटिव है, और बच्चे ने भी क्या कैरी किया है, नेगेटिव ही किया है। लेकिन अगर माँ का नेगेटिव है और बच्चे का पॉजिटिव होगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, क्रॉस मैच नहीं होंगे, वो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा, तो सीवियर रिएक्शन शुरू हो जाएगी। जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट टाइम रिएक्शन मे बी पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। सम टाइम क्या होता है कि पहली बार शायद हो या ना हो, लेकिन जो सेकंड टाइम होता है, ऐसी सिचुएशन अगर सेकंड टाइम आती है तो रिएक्शन होगी ही होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम कि इफ़ मदर्स ब्लड ग्रुप आर एच नेगेटिव एंड इफ़ फादर्स ब्लड ग्रुप इज नेगेटिव देन देर इज़ नो प्रॉब्लम। क्योंकि इसने क्या बोला है कि अगर माँ का नेगेटिव है और बाप का भी नेगेटिव है तो क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बच्चा भी क्या लेगा, नेगेटिव ही लेगा। अगर माँ का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है और फादर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो स्पेशली जो मेन होता है वो हमेशा होता है माँ का ब्लड ग्रुप, क्योंकि माँ ही क्या करती है, माँ ही वोम्ब के अंदर बच्चे को कैरी करती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। इसलिए फादर का ब्लड ग्रुप कैसा भी हो लेकिन माँ का पॉजिटिव ही होना चाहिए, माँ का नेगेटिव नहीं होना चाहिए। द फिटस डिसाइड दोज देयर ब्लड ग्रुप, और क्या करता है, माँ या माँ में से और फादर में से ही बच्चा क्या डिसाइड करता है कि उसे कौन सा ब्लड ग्रुप कैरी करना है। इट मे बी ऑन फादर ब्लड ग्रुप एंड मे बी गो ऑन मदर ब्लड ग्रुप। अगर ये होता है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो वो बच्चा क्या करता है, बच्चा डिसाइड करता है कि उसे माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव चाहिए या फिर फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव चाहिए। इफ फिटस ब्लड ग्रुप सिलेक्ट फादर ब्लड ग्रुप व्हेन मदर इज नेगेटिव, अगर इसमें है कि माँ नेगेटिव है और बच्चे ने ले लिया फादर का यानी कि पॉजिटिव ले लिया, तो देर इज़ नो प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड। क्या होगा कि प्रेगनेंसी जब तक है तब तक उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब डिलीवरी टाइम होगा
और जब कोड कट की जाती है तो वो क्या होंगे, जो माँ के अंदर पॉजिटिव वाले एंटीजन है वो बच्चे के पास चले जाएंगे, यानी कि सॉरी, माँ के जो नेगेटिव वाले एंटीजन है वो बच्चे के पास चले जाएंगे। पॉजिटिव के अंदर वो क्या करना शुरू कर देंगे, क्रॉस मैचिंग करके आपस में फाइट करना शुरू कर देंगे। और उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर माँ के जो नेगेटिव वाला एंटीजन है वो बच्चे के अंदर जाएंगे और बच्चे की शेल्स को तोड़ देंगे। और बच्चे की शेल्स अगर टूट जाएंगी तो बच्चा डेड हो जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, फर्स्ट जो प्रेगनेंसी हम कैरी करते हैं उसमें कोई डेंजर्स नहीं होता, क्योंकि पहली बार अगर कोई घर आता है या फिर कोई भी एंटीजन बाहर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसे समझ नहीं पाती, और समझने में इतना टाइम लगा देती है कि उसको ज़्यादा ही टाइम रिकवर करने में लग जाता है कि उसको इस चीज़ से कोई डेंजर्स नहीं मिलता। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम वही सिचुएशन आती है तो हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज़ अलर्ट हो जाते हैं कि ये पहले वाला ही एंटीजन है, तो वो अपनी जो रिएक्शन है वो रेंडमली स्टार्ट कर देते हैं और इसकी वजह से क्या हो जाता है, बेबी डेड हो जाता है। नाउ एट एज ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल, लेकिन आज के दिनों में क्या है, इस चीज़ का मेडिकल साइंस के अंदर ट्रीटमेंट आ चुका है। इंजेक्शन एंटी डी लगाया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन एंटी डी लगाया जाता है माँ को। उससे क्या होगा, माँ क्या करेगी, माँ के जो एंटीजन है वो बच्चे को हार्म नहीं पहुँचाएंगे। और कब तक होना चाहिए, क्योंकि ये स्पेशली किसके लिए होता है, सेकंड डिलीवरी के लिए होता है। फर्स्ट जो डिलीवरी होती है वो हमारी सेफ हो जाती है, लेकिन सेकंड डिलीवरी में चांसेस होते हैं सीवियर रिएक्शन होने के। इसलिए जब कभी भी पहली बार प्रेगनेंसी हो तो प्रेगनेंसी जब डिलीवरी प्रेगनेंसी हो गई, फुल टर्म बेबी हो गया है, तो डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर, यानी कि 1 से 1.5 जो दिन होता है ना हमारा, 1.5 या 2 दिन के अंदर ये क्या होना चाहिए, इंजेक्शन लग जाना चाहिए, ताकि आने वाली जो प्रेगनेंसी है, सेकंड जो प्रेगनेंसी है वो सेफ हो जाए। तो ये होता है RH फैक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसमें क्या होता है, मेन होता है लड़की का या फिर माँ का कभी भी ब्लड ग्रुप नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव ब्लड है तो उसको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए अपनी डिलीवरी टाइम पे। जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसमें उसको एंटी डी इंजेक्शन लगना ही लगना चाहिए अगर बच्चा पॉजिटिव है तो इसलिए क्या करना पड़ता है, हमें बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक करवाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि WBC जो हमने पढ़ी थी, हमारी ल्यूकोसाइट है, उनका काम क्या होता है। नॉर्मली हमें पता है WBC हमें प्रिवेंट करने का काम करती है, पुलिस का काम करती है। तो फंक्शंस क्या होंगे, इट प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने का काम करती है। पुलिस की तरह काम करती है फैगोसाइटिस, एक वर्क का काम करती है जो क्या करती है, हार्मफुल शेल्स को इंगल्फ और इंजेस्ट करने का काम करती है। इट रिमूव इंजर्ड और डेड टिश्यू, जो भी इंजर्ड एरिया होता है वहाँ से हमारे डेड टिश्यू को बाहर निकालने का काम करती है। हमारी जो भी वुंड होता है या फिर डैमेज बॉडी पार्ट होता है उसके हीलिंग में हेल्प करती है। रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है। इट हेल्प इन रिमूव ऑल मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, यानी कि जितना भी हमारी बॉडी के अंदर यूजेबल सब्सटेंस नहीं है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। लेकिन किस फॉर्म में, पस की फॉर्म में। और पस फॉर्मेशन के अंदर जो होती है उसमें क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि सारी RBC होते हैं, क्योंकि पस का कलर मोस्ट ऑफ क्या होता है, वाइट या फिर येलो कलर का। इसका मतलब उसके अंदर जो डेड बॉडी है वो किसकी है, WBC की और बैक्टीरिया की है। हमारी WBC क्या हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं पैथोजन से फाइट करते हुए। एक पुलिस की तरह काम करती है, अफेक्टेड एरिया पर जल्दी से जल्दी पहुंचती है, अपनी नंबरिंग को बढ़ा लेती है ताकि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है वो इंडिकेट हो जाएं कि बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजेंस एंटर कर चुका है। और फिर ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी उससे अलर्ट हो जाती है और एंटीबॉडी बनाने का काम करती है ताकि टाइम आने पर उससे फाइट की जा सके। तो ये था हमारा WBC का काम। नेक्स्ट आता है कि हु इज़ डोनेट द ब्लड, कि ब्लड कौन डोनेट कर सकता है, और नर्स अगर ब्लड डोनेशन करवा रही है तो उसके क्या रोल होंगे इसके अंदर, तो हमें पढ़ना है। इसमें आता है कि देयर आर सम रूल एंड रेगुलेशन कीप इन माइंड ड्यूरिंग द ब्लड डोनेशन। जब ब्लड डोनेट किया जाता है तो बहुत ऐसे रूल रेगुलेशन है जो हमें पता होने चाहिए। द एज ऑफ ब्लड डोनर शुड बी अबो 18 एंड बिलो 60 ईयर। जो एक एज होती है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और 60 साल से नीचे होनी चाहिए। डोनर HB शुड बी अबो 12 ग्राम, 12 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। वेट ऑफ ब्लड डोनर शुड बी 45 kg, यानी कि इससे ऊपर ही ऊपर होना चाहिए। 50 बोला गया है आजकल के, 50 से अबो ही हो। प्रेग्नेंट वुमेन को क्या नहीं करना चाहिए, कभी ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, प्रेगनेंसी के अंदर है। अब जब डिलीवरी होगी उसका कम से कम 250 से लेकर 300-400 ml तक डिलीवरी के टाइम पे ब्लड लॉस हो जाता है। इसलिए उसे क्या नहीं करना चाहिए, ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी में PPH होने की कंडीशन की वजह से बल्कि उसे डोनेट नहीं, उसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने की भी दिक्कत आ सकती है।
द ब्लड डोनर शुड बी फिजिकली मेंटली फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी कि जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसे किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होनी चाहिए, जैसे जॉइंडिस है, एड्स है, HIV है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, या फिर वायरल हेपेटाइटिस है। ये सब डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो कोई भी ब्लड डोनेट करने आता है तो उसे हिस्ट्री ली जाती है कि आपको कोई BP की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एड्स तो नहीं है, HIV कभी हुआ तो नहीं है। इन सब की हमें क्या करवानी पड़ती है, पहले जांच करनी पड़ती है, या फिर पेशेंट से पूछना पड़ता है हिस्ट्री लेकर। ब्लड डोनर शुड बी वॉलंटियर, यानी कि क्या होना चाहिए, जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसकी इच्छा होनी चाहिए देने की, ज़बरदस्ती नहीं। ब्लड शुड नॉट टेकन एम्प्टी स्टमक, कभी भी एम्प्टी स्टमक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हमारे शरीर से ब्लड अमाउंट बाहर निकलती है तो पर्सन को क्या आते हैं, गिडीनेस होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि चक्कर आना शुरू हो जाता है, उसे कमज़ोरी महसूस होती है। अगर कोई खाली पेट अगर ब्लड डोनेट करने गया है तो उसे चक्कर आकर गिरने के भी चांसेस हो सकते हैं, उसे कोई भी फिजिकल इंजरी हो सकती है। ब्लड डोनर शुड बी नॉट बैड ड्रिंक टाइम ऑफ ब्लड डोनेशन, यानी कि ये ना हो कि कोई ड्रिंक करके वहाँ पर आया हो या फिर ड्रिंक करने वाला इंसान हो, वो कभी भी ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। वी शुड गिव रिफ्रेशमेंट टू द ब्लड डोनर एज अ फ्रूट जूस, बिस्किट और अनदर थिंग्स टू प्रोवाइड एनर्जी टू देयर बॉडी। जिसमें क्या होता है कि जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसको हमें रिफ्रेशमेंट देनी चाहिए, कि खाने पीने का कुछ देना चाहिए, ताकि उसकी बॉडी से जो ब्लड निकला है उससे हम थोड़ा सा ऐसा कर सके कि हाँ उसके अमाउंट को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं, या फिर उसे जो गिडीनेस आ रही है उसको हम थोड़ा सा कम कर सकें। एडवाइस टू पेशेंट टेक सम रेस्ट, हम उसे क्या बोलते हैं कि रेस्ट लेना चाहिए। जिस हाथ से भी ब्लड डोनेट किया गया है, जिस हाथ पर नीडल प्रिक की जाती है, उसे कभी भी हैवी वेट लिफ्ट करने के लिए नहीं बोलते हम 2-3 दिन तक, या फिर बाइक चलाने को नहीं बोलती, नॉर्मल सी बेसिक बातें होती हैं। ब्लड शुड बी स्टोरेज इमीडिएट प्रॉपरली मेंटेन ब्लड टेम्परेचर, जब हम ब्लड डोनेट ले चुके होते हैं तो एक इमीडिएट प्रॉपरली तरीके से हमें उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। रिकवरी ऑफ ब्लड विद इन 21 डेज, नॉर्मल जो डे होता है वो 21 दिनों में ही हमारा ब्लड हमारे पास वापस बन जाता है, रिकवरी हो जाती है, लेकिन फिर भी 3 महीने का गैप हमेशा होना चाहिए। ब्लड नेक्स्ट जो ब्लड डोनेशन प्रोसेस होगी उसमें 3 महीने का गैप ज़रूरी है। द ब्लड डोनर कैन डोनेट ब्लड आफ्टर 60 डेज, और 60 डेज के बाद कर सकता है, लेकिन हमें 3 महीने यानी कि 90 डेज इसका मेन माना गया कि 90 डेज तो होने ही होने चाहिए। द ब्लड कैन स्टोरेज अप टू 35 डेज इन अ ऑथराइज टेम्परेचर इफ़ नॉट यूज इट डिस्ट्रॉय, जो नॉर्मल हमारी RBC होती हैं वो हमारे जो एक पैक होता है 400 350 से 400 ml की एक यूनिट आती है, उसके अंदर हमारी जो RBC हैं उनका जो डैमेजिंग जो एरिया होता है वो 36 डेज का माना गया है, कि 36 डेज तक हम उसे कैरी कर सकते हैं। नॉर्मल 36 से लेकर 42 डेज तक हम उसे कैरी कर सकते हैं एक ऑथराइज टेम्परेचर पर। अगर हम ऑथराइज टेम्परेचर यूज़ नहीं करेंगे तो RBC क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, और वो ब्लड डोनेट किया गया है वो कभी भी ट्रांसफ्यूजन के लिए हेल्पफुल नहीं होगा। तो ये बेसिक सी बातें थी जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ब्लड डोनेट हम कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस कंडीशन में करना चाहिए, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ब्लड डोनर, कि ब्लड डोनर कितना टाइप के होते हैं, कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है। पेड डोनर, एक क्या होता है कि पैसे मिलते हैं उसे डोनेट करने के, कि अगर किसी को ज़रूरत है ब्लड की और सेम ब्लड ग्रुप वाला इंसान उसे मिल गया है तो वो डोनर क्या करता है, पेड भी करता है, उसको बदले में पेड किया जाता है, चार्जेस लेता है। प्रोफेशनल एक होता है प्रोफेशनल डोनर, जो क्या करते हैं अपने काम के लिए यूज़ किए जाते हैं, या फिर कहीं पर वो काम कर रहे हैं वहाँ पर उन्हें डोनेट किया जाए। एक होता है स्पिरिचुअल, कि वो सोच रहे हैं चलो थोड़ा सा भला हो जाए, ह्यूमैनिटेरियन किसी के काम आ जाए, एक वो होते हैं। एक होते हैं ऑटो डोनर, यानी कि जिन्हें लगता है कि मेरी अभी सर्जरी 2-3 महीने में सर्जरी होने वाली है और मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो क्या करते हैं, खुद का ही ब्लड डोनेट करते हैं, हॉस्पिटल में उसको जमा करवा के आते हैं। जिस हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट होने वाला है या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट होने वाला है तो उसी पेशेंट को क्या करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो सर्जिकल जो प्रोसीजर होता है उसके बाद वो डोनर क्या करता है, खुद का ही ब्लड खुद को ही डोनेट करवा देता है और फिर बाद में खुद को ही ट्रांसफ्यूज करवाता है। एक होता है कैपेटिव डोनर, जो क्या करता है कुछ टाइम के बाद उसे लगता है कि हाँ शायद हमें करवाना चाहिए डोनर। वो कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा ही अवेयर होते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि शायद ज़रूरत पड़ जाए, तो वो डोनर होते हैं। एक होता है अपने ही फैमिली मेम्बर्स को, कि कुछ लोग ये मानते हैं हम दूसरे का ब्लड नहीं ट्रांसफ्यूज करवाएंगे, हम अपनी ही फैमिली से लेंगे, तो क्या करते हैं उन्हीं को डोनेट करवाते हैं। बाकी ऐसे तो बहुत टाइप्स के होते हैं कि कौन कौन करता है कौन कौन नहीं करता। मेनली होता है एक पेड होता है, एक स्पिरिचुअल होता है, ऑटो होता है। ये 3 सबसे मेन होते हैं, क्योंकि या तो हम अपने लिए करते हैं या फिर हम दूसरों के बारे में सोचते हैं कि शायद ये कहीं आर्मी वालों के पास जाएगा जिन्हें ज़रूरत पड़ेगी, या फिर जिन्हें पैसे की ज़रूरत हो वो
क्या करते हैं, अपने खून को एक तरीके से बेच देते हैं। तो इस तरीके से ये होता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर हैं वो क्या होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग हम आपको बता देते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, अगर ब्लीडिंग हमारे किसी भी बॉडी पार्ट से ब्लीडिंग शुरू है तो वो फैक्टर क्या होते हैं, ऑटोमेट एक्टिव हो जाते हैं, अपने आप एक्टिव हो जाते हैं और वो उस एरिया तक अपने अपने फैक्टर को पहुंचा देते हैं जहां पर ब्लीडिंग हो रही है, ताकि क्लॉट हो जाए और बेवजह का कोई भी ब्लड हमारी बॉडी से बाहर ना जाए। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आर दोज फैक्टर ऑफ ब्लड विच हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। जैसे कि अपने नाम से शो ऑफ कर रहा है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो हमारे ब्लड को क्लॉट करवाने में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द ब्लीडिंग टाइम। द कोगुलेशन मतलब होता है जमना। कोगुलेशन ऑफ ब्लड इज नेचुरल प्रोसेस इन अवर बॉडी इन विच ब्लड क्लॉटिंग ऑकर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अवर बॉडी। ये दो तरीके से काम करता है, एक तो इनर साइड से और एक्सटर्नल साइड से काम करता है। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, अगर हमारे किसी भी बॉडी पार्ट से ब्लीडिंग शुरू होती है तो हम उस एरिया को प्रेस कर लेते हैं। प्रेस इसलिए करते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो। जब हम उस एरिया को प्रेस करते हैं तो वहाँ पर हमारी प्लेटलेट्स आ जाती हैं और प्लेटलेट्स क्या कर देती है, उस चीज़ को कवर कर लेती हैं और कवर करने की वजह से इंटरनल जो हमारे फैक्टर होते हैं वो आकर अपना काम शुरू कर देते हैं, वहाँ आके एक्टिव हो जाते हैं और वो एक लेयर बना देते हैं ताकि ब्लड उस लेयर को कवर पार करके बाहर ना जाए और उस लेयर की वजह से क्या हो जाता है, फिर ब्लड क्लॉट हो जाता है। समटाइम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर अफेक्टेड बाय मैनी बॉडी इन्फेक्शन। कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे इन्फेक्शंस आ जाते हैं जिनकी वजह से ये फैक्टर क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाते हैं या फिर इनकी कमी हो जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, अगर ब्लीडिंग हो गई हमारी बॉडी के अंदर तो वो कभी रुकती नहीं या फिर ज़्यादा टाइम लेती है। तो उसके लिए कुछ चेकअप वगैरह करवाना पड़ता है हमें कि क्लॉटिंग टाइम कितनी है, ब्लीडिंग टाइम कितना है किसी का, जिसको हम बोलते हैं बीटी और सीटी, यानी कि ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम। इट इज़ वेरी डेंजरस और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन फॉर अ पेशेंट। ये सिचुएशन क्या होती है, बेहद लाइफ थ्रेटनिंग होती है, किसी के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। कि सबसे मेन जो एक प्रोडक्ट होता है बॉडी के अंदर वो होता है हमारा ब्लड। अगर ब्लड ही हद से ज़्यादा बॉडी से बाहर चला जाता है तो उस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट क्या जाता है, शॉक में चला जाता है और देन डेथ हो जाती है। तो हमारी बॉडी के अंदर 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं। याद रखना कि 13 हैं, लेकिन अगर तुम इसकी काउंटिंग करते हो तो ये सिर्फ 12 ही बताए जाते हैं। बोलने में आते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं, वो होते हैं 13, लेकिन अगर तुम काउंट करोगे तो ये 12 होते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो हमारा फैक्टर नंबर 6 होता है वो नहीं प्रेजेंट होता। जो 5 होता है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 5 के बाद डायरेक्ट क्या आता है, 7 आता है। जो छठे नंबर का हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो नहीं होता। और ये ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर है वो हमेशा हमें लाइन टू लाइन ही याद रखने पड़ते हैं। ये नहीं कि कभी पहले नंबर पे कोई आ गया दूसरे पर कोई, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। हमेशा हमें लाइन टू लाइन हमें करना पड़ता है। जैसे कि F1 क्या होता है, फिब्रोनोजन होता है। F2 इज प्रोथ्रोम्बिन, F3 थ्रोम्बोप्लास्टिन, F4 इज कैल्शियम, F5 इज क्विक लेबर फैक्टर। F5 के बाद ये देखो आपकी सीधा 7 पे आता है which is quick stable factor. F8 is anti-hemophilic. F9 is Stewart powered factor, Christmas factor plasma या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। F12 is plasma thromboplastin antecedent. F12 is Hazeman factor and F3 is fibrin stabilize factor. जब आप ये नेट पर पढ़ोगे तो आपको इस सीरीज के अंदर ये मिलेंगे जिसमें F6 जो होगा वो अब्सेंस होगा। अगर आप काउंटिंग करके देखते हो तो ये अगर जो पहले हमने काउंटिंग दिखा रखी है वो होती है 12 तक, लेकिन फैक्टर देखें तो वो होते हैं 13। तो ये होते हैं हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जो क्या करते हैं, दो तरीक़ों से अपना काम करते हैं, इनर साइड से और आउटर साइड से, ठीक है। और इनके साथ ब्लड क्लॉटिंग ही तुम बोल सकते हो, ये फैक्टर होते हैं। लेकिन जो हमारी प्लेटलेट होती है वो ब्लड क्लॉटिंग शेल होती है, वो फैक्टर नहीं होता। सबसे मेन इसमें माना जाता है कैल्शियम। कैल्शियम जो कि 4th नंबर पे आता है। तो आपको हमेशा ये सीरीज वाइज ही याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि डिसऑर्डर क्या होते हैं। वैसे तो फर्स्ट ईयर में डिसऑर्डर्स वगैरह नहीं करवाते क्योंकि ये डिसऑर्डर होते हैं वो सेकंड ईयर का ही एक टॉपिक माना जाता है। लेकिन आप पढ़ लीजिएगा कि एनीमिया क्या होता है, नॉर्मल एनीमिया क्या होता है, ब्लड की डेफिशिएंसी होना ही क्या होता है,
एनीमिया। हमारे ब्लड के अंदर जब हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। वो किस वजह से होती है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, या फिर आप खाना अच्छे से नहीं खा रहे, या फिर खाना अच्छे से खा रहे हो तो आप ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा बोन मैरो है वो कम आरबीसी बना रहा है, और आरबीसी कम बनने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई है, या फिर ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट है उनकी डेफिशिएंसी हो गई, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। मेल के अंदर नॉर्मल वैल्यू है 14 से 18 ग्राम, फीमेल की होती है 13 से 17 ग्राम। जो 1 ग्राम कम है वो इसलिए क्योंकि पर मंथ क्या होता है, एमसी की वजह से कुछ ब्लड लॉस हो जाता है। मेल ये है, द वुमेन एवरी मंथ लॉस 10 ml टू 80 ml, मतलब इतने से लेकर इतने ml तक क्या करती है, वो लॉस कर देती है। लेकिन एक एवरेज देखोगे आप तो क्या आता है, 35 टू 40 ही आता है, 35 टू 40 ml तक ही एवरेज आती है, जिसमें क्या होता है, एमसी साइकिल में ब्लीडिंग लॉस होती है। तो अब ये पता करते हैं कि क्यों होती है। किसी किसी का जेनेटिक फैक्टर होता है कि खाना चाहे वो कितना भी खाए लेकिन ब्लड नहीं बनता, या फिर ड्रग रिएक्शन कुछ ऐसी हो जाती है जो हमारी आरबीसी को, हम खाना भी खा रहे हैं साथ में कुछ मेडिसिन भी ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो मेडिसिन हमारी आरबीसी को तोड़ती है। हमेशा याद रखना, जितने भी पेन किलर हैं, जितने भी मेडिसिन है, वो हमेशा हमारे ब्लड की जो शेल होती है आरबीसी उनको तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए हमेशा डॉक्टर एडवाइस करता है कि किसी भी टैबलेट के ऊपर या फिर खाने के ऊपर अच्छा खाना खाओ, या फिर दूध पीना चाहिए ताकि वो उसकी कमी को पूरी कर दे। या फिर लाइफस्टाइल ही ऐसा है जिसमें इंसान क्या करता है, आयरन जो टेकिंग, जो मिनरल्स होते हैं वो अपनी जो डाइट है उसके अंदर कम ले रहा है। इन्वायरमेंट ऐसा है जिसकी वजह से आप खाना अच्छे से नहीं खा रहे और आरबीसी नहीं बन रही, या फिर मेडिसिन ले रहे हो, या फिर मेंटल स्ट्रेस आपको इतना ज़्यादा है कि खाया पिया नहीं लग रहा है, या फिर आप ज़्यादा टेंशन में हो, डिप्रेशन के अंदर हो। अभी आता है कितने टाइप के होते हैं, जिसकी आयरन डेफिशिएंसी वो एनीमिया होता है जिसमें हमारे बॉडी के ब्लड के अंदर आयरन की ही कमी हो जाए, तब क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। ये प्लास्टिक एनीमिया क्या होगा, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो बोन के अंदर बोन मैरो होता है उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, और बोन मैरो के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो हमारा बोन क्या कर रहा है, बोन मैरो सफिशिएंट अमाउंट में आरबीसीज को नहीं बना रहा। नेक्स्ट आता है थैलिस्मिया। थैलिस्मिया क्या होता है, मदर्स के फॉल्टी जीन की वजह से होता है, यानी कि मदर के अंदर कुछ ऐसे जीन्स प्रेजेंट है जो बच्चे के अंदर क्या नहीं कर पा रहे, वो नहीं आरबीसी को अच्छे से डेवलप नहीं होने दे पा रहे। देन आता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का मतलब होता है, जो नॉर्मल हमने पढ़ा था कि डिस्क टाइप में होती है जो आरबीसी होती है हमारी, डिस्क टाइप में होती है हमारी आरबीसी, लेकिन सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, जो हमारी आरबीसी है वो एक दराती की तरह हो जाएगी, यानी कि इस तरीके से होती है दराती, इस तरीके से क्या हो जाएगी, उसकी शेप हो जाएगी, जो क्या हो जाएगी, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर अटक जाएगी, और अटकने की वजह से वो क्या है, फ्लो नहीं हो पाएगा। फ्लो नहीं हो पाएगा तो एक जगह जमा हो जाएंगी और अदर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, यानी कि एबनॉर्मल जो एक शेप है हमारी आरबीसी की वो हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट आता है कि मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। नॉर्मल जो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है, 120 डेज के बाद हमारी आरबीसी खुद को तोड़ लेती है, लेकिन इस एनीमिया के अंदर हमारी आरबीसी 120 दिन से पहले ही खुद को तोड़ लेंगी। अब अगर खुद की नॉर्मल टाइमिंग से पहले वो उस चीज़ को तोड़ देंगी तो नॉर्मल सी बात है आरबीसी की उसमें क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी को ये पता है कि 120 डे के बाद ही मुझे कोई आरबीसी बनानी है, तो वो तो 120 डे से पहले बनाएगा नहीं, और ये 120 डेज है उससे पहले डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो बीच का जो पीरियड होगा उसमें तो इस चीज़ की कमी हो जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट आता है परकॉन्शियस एनीमिया, जिसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन होते हैं, विटामिन B1 B2 B3 B5 B6 B7 और B9 और B12, तो जो मेन होता है B12 की वजह से, की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है, प्रिकॉन्शियस एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि हेमोलाइटिक एनीमिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बहुत ज़्यादा टूटने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हेमोलाइटिक एनीमिया। हेमो मतलब होते हैं हमारी ब्लड की शेल, और लाइटिक मतलब होता है टूटना, तो उनके टूटने की वजह से क्या हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। तो ये आपको कल पढ़ के आना है कि कंप्लीट क्यों होता है। नॉर्मल सी बात है, अगर इनके सभी के फैक्टर एक जैसे हैं कि हम खाना अच्छे से नहीं खा रहे, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, हम अच्छे से उस चीज़ को कैच नहीं कर पा रहे, या फिर मेंटल स्ट्रेस की वजह से है, इन सब के ये कारण होंगे। और साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, हमें थकान महसूस होगी, शरीर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, हमेशा ब्रेथलेस फील करोगे, बॉडी के अंदर पेन होगा, हमेशा कंफ्यूज रहोगे, यानी कि सभी के जो कॉजेज होंगे और साइन एंड सिम्टम होंगे वो सेम होंगे, सिर्फ क्या होगी, एक डेफिनेशन ही चेंज होगी, जो मैंने इन शॉर्ट में आपको बता दी है। तो इस तरीके से आपको ये 6-7 टाइप्स के एनीमिया के टाइप्स हैं वो आपको पढ़ के आने, अगर नहीं आए तो आप बता सकते हो कि कौन सा समझ नहीं आया, ट्रीटमेंट क्या है।